Hello everyone. In today's economics lecture, we are going to cover features of macroeconomics. So let us start. In the previous sessions, we have taken features and importance of microeconomics, and then we have gone through regarding macroeconomics, its introduction, meaning, definitions, and now we are on features of macroeconomics. Okay. तो स्टार्ट करते हैं. इसमें पॉइंट नंबर 1 जो है, इट इज रिगार्डिंग स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. स्टडी ऑफ एग्रीगेट. तो एग्रीगेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट? एग्रीगेट का मतलब होता है इन टोटल. जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, टोटल की बात करते हैं, तो हम एग्रीगेट बोलते हैं उसे. ठीक है. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. तो ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस हो गया कि यहाँ पर जो मैक्रो इकोनॉमी है, इसका जो स्टडी है वो किसकी स्टडी करता है? इकोनॉमी एज अ होल. पूरे इकोनॉमी की एक साथ स्टडी करता है. इट इज कंसर्न विद एग्रीगेट कंसेप्ट. विच कंसेप्ट? एग्रीगेट कंसेप्ट इन टोटल. ठीक है. जिसमें नेशनल इनकम आ गया, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ये इसमें कवर होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इनकम थियरी. तो इनकम थियरी क्या बोलता है? देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. इट डिफरेंट एलिमेंट. इट्स डिफरेंट एलिमेंट. तो यहाँ पर सबसे पहला किसका स्टडी कर रहे हैं हम लोग? नेशनल इनकम का स्टडी कर रहे हैं. उसके जो वेरियस एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, उसका स्टडी कर रहे हैं. मेथड ऑफ मेजरमेंट, आप उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी स्टडी कर रहे हैं. एंड सोशल अकाउंटिंग. सोशल अकाउंटिंग. तो यहाँ पर 3 वेरिएबल की बात की. नेशनल इनकम जब आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट क्या क्या है, उसके बाद मेथड्स क्या हैं कैलकुलेशन के, और सोशल अकाउंटिंग है ना, सामाजिक तौर पे उसको कैसा देखा जाता है. बराबर है. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. यहाँ पर टोटल की बात कर रहे हैं हम लोग. तो जब इंडिविजुअल डिमांड की बात होती है, इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक का स्टडी है. बट यहाँ पर हम लोग एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक के स्टडी से रिलेटेड हो जाता है. इट एक्सप्लेन्स द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द नेशनल इनकम. ये हमें वो कारण बताता है कि नेशनल इनकम में क्यों फ्लक्चुएशन हो रहा है. फ्लक्चुएशन का मतलब क्या हो जाता है? अप एंड डाउन, है ना. कभी नेशनल इनकम बहुत ग्रो हो गई और कभी बहुत कम हो गया. आपने 11th स्टैंडर्ड में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, उसमें आपको जीडीपी के बारे में बताया गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, और नेशनल इनकम का कंसेप्ट आपने वहां पर सीखा हुआ है. तो हम देखते हैं कि नेशन का इनकम में जो फ्लक्चुएशन होता है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये हमें कौन बताता है? मैक्रो इकोनॉमिक का स्टडी बताता है. ठीक है. दैट लीड्स टू बिजनेस साइकिल, दैट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. और इसी की वजह से ये जो बिजनेस साइकिल रोल होता है ना, कभी हमको रिसेशन देखने को मिलता है, कभी बूम पीरियड देखने को मिलता है मार्केट के अंदर कि सेल बहुत ज्यादा हो रहा है. ठीक है. तो ये जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है, ये सब कौन से बिजनेस साइकिल की वजह से हो रहा है? यही फ्लक्चुएशंस की वजह से हो रहा है. तो इसके जो रीजंस है ये हमको कहां से पता चलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलते हैं. ठीक है. जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाता था, बताया आपको? जब हम लोग दो चीजों को बैलेंस करते हैं, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम. जैसे मैंने एग्जांपल लिया था यूटिलिटी एंड प्राइस. कोई प्रोडक्ट आप परचेस करते हो तो उससे आपको कितना बेनिफिट मिला और उसके बदले में आपने कितना पे किया. तो क्या आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन है? मैंने पिज्जा ऑर्डर किया 300 रुपीज का, बट वो प्लेन पिज्जा मुझे मिला, उतना टॉपिंग्स उस पर नहीं मिला, है ना, मजा नहीं आया. मुझे लगा ये पिज्जा तो मुझको 110 रुपीज में मिलना चाहिए था, जिसका प्राइस कितना पे करना पड़ा? 300 रुपीज. तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला. तो क्या वहां पर इक्विलिब्रियम आया? नहीं, वहां पर इक्विलिब्रियम नहीं आया. ठीक है. तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? दो पर्टिकुलर थिंग्स के बीच में क्या बिठाना? बैलेंस बिठाना. तो जनरल इक्विलिब्रियम की बात करता है. हमने माइक्रो इकोनॉमिक में देखा था, वो किसकी बात करता था? पार्शियल इक्विलिब्रियम. वो सिक्के के एक ही पहलू को देख रहा था, जबकि ये ओवरऑल इकोनॉमी को
एग्रीगेट इकोनॉमी को देख रहा है, ठीक है ना। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप, उनका एक दूसरे से रिलेशनशिप कैसा है, जैसे नेशनल इनकम का नेशनल एम्प्लॉयमेंट के साथ में क्या रिलेशन है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट का नेशनल पॉपुलेशन के साथ में क्या रिलेशन है ना, नेशनल अर्निंग का पॉवर्टी के साथ में क्या रिलेशन है। तो ये जो अलग अलग फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये हमको किससे सीखने को मिलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस इन दी होल इकोनॉमी। तो यहाँ पर जब हम जनरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो पूरे इकोनॉमी की डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट प्राइस, है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो सबके बिहेवियर को हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस इन द सेंस हर एक फैक्टर वेरिएबल दूसरे फैक्टर के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है ना। मैक्रो एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल, जैसे अभी हमने बात किया, सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल। तो ये सारी जो वेरिएबल्स है ना वो एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। यहां पर आप जब भी एजुकेशन का क्वालिफिकेशन रेज करते हो नेशन वाइड, ऑटोमेटिकली जॉब क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है कि नहीं। जब भी आप एम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करते हो, इन्फ्लेशन को बढ़ाते हो, पॉवर्टी आने लगती है। तो हर एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के ऊपर, हर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है ना। एक को चेंज करोगे ऑटोमेटिकली दूसरा भी चेंज होता है, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट will finally result into changes in the level of income, level of output, employment and eventually the level of economic growth. आपका इन्वेस्टमेंट आप जितना चेंज करते हो, इन्वेस्टमेंट आप जितना बढ़ाओगे तो आपको दिखेगा इनकम लेवल और बढ़ रहा है, जो प्रोडक्शन है वो और बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मार्केट में बढ़ेंगी। तो ये सारी चीजें क्या आपस में कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, लंपिंग मेथड। Lumping method is the study of whole economy rather than its part, ठीक है ना। ये एग्जैक्टली अपोजिट है, किसका अपोजिट, स्लाइसिंग मेथड का। स्लाइसिंग मेथड जो माइक्रो इकोनॉमिक में हमने पढ़ा था, वहां पर क्या था, स्लाइसिंग मेथड था कि हम लोग एक पार्ट का स्टडी कर रहे हैं, उसको आइसोलेट कर देते थे और फिर उसको स्टडी करते थे, है ना। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम होल इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, बराबर। उसका कोई हम लोग डिवीजन नहीं कर रहे हैं, किसी को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं। According to the professor Balding, forest is an aggregate of trees, but it does not reveal the properties of an individual tree. तो यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ में जो प्रोफेसर बॉल्डिंग है उन्होंने क्या समझा है, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेट ऑफ ट्रीज। हम जंगल किसे बोलते हैं, जब वृक्षों का समूह होता है ना, जो ट्रीज होते हैं उनका बहुत बड़ा समूह है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं, जंगल बोलते हैं। और ना कि क्या बोल रहे हैं, इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। एक पर्टिकुलर ट्री की प्रॉपर्टी क्या है कि नहीं, उसके बारे में हम बात नहीं करते, हम ओवरऑल फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। जब हम जंगल की बात कर रहे हैं तो पूरा जंगल मतलब जितने भी ट्री का समूह है सबकी बात यहाँ पर हो रही है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर ट्री की बात होगी। ओके, दिस रिवील द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये एक मेजर डिफरेंस है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड के ऊपर स्टडी करता है और मैक्रो इकोनॉमिक लंपिंग मेथड के थ्रू स्टडी करता है। ग्रोथ मॉडल, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज क्या स्टडी कर रहे हैं, वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक का स्टडी किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वर्कआउट हो रहा है। जबकि माइक्रो लेवल की स्टडी हम लोग क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल यूनिट, जैसे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। तो हम वहां पर ओवरऑल इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, बट यहाँ पर हम ऐसे फैक्टर्स के साथ डील कर रहे हैं जो कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी के ग्रोथ में और डेवलपमेंट, बराबर है।
इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल बनाने में ये बहुत हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? मैक्रो इकोनॉमिक। These growth models are used for studying economic development, और इसका इस्तेमाल होता है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महालेनोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फसाइज्ड ऑन द बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर एक ग्रोथ मॉडल है जो किसने दिया था? महालेनोबिस ने दिया था। तो वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है, उसको समझने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है। जनरल प्राइस लेवल, माइक्रो इकोनॉमिक में क्या था? इंडिविजुअल लेवल का कोई कमोडिटी की प्राइस की बात हम करते थे, है कि नहीं? बट यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं, मतलब हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात करते हैं, परचेसिंग पावर की बात करते हैं। डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक में आप जनरल प्राइस लेवल से रिलेटेड स्टडी करते हो। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। हमारा जो टोटल आउटपुट है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम वहां पर एवरेज प्राइसिंग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज प्राइसिंग। और इसी का स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक में करते हैं। ओके। मैक्रो इकोनॉमी इज पॉलिसी ओरिएंटेड। तो स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉलिसी ओरिएंटेड अकॉर्डिंग टू द केन्स। अभी केन्स कौन है? आपने देखा होगा 11th स्टैंडर्ड में, या कभी केन्स के बारे में पढ़ा होगा। तो एक पीरियड आया था द ग्रेट डिप्रेशन करके। जैसे अभी फिलहाल हम लोग कोविड-19 की इरा में इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, है ना? बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी कोलैप्स हो रही हैं, प्रॉब्लम नेशन में बढ़ रहे हैं। तो ये जो है जेएम केन्स, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1921 में उस समय पर भी क्या हुआ था? ऐसे एक रिसेशन का दौर आया था जहां पर जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो क्या हो रही थी? कोलैप्स हो रही थी। तो जेएम केन्स ने क्या किया था? इसका स्टडी किया था और अमेरिकन गवर्नमेंट को अपना सजेशन दिया था, सलाह दिया था। और बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन वो उस समय का था, काम आया था। उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट को अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही, और है भी तो डरी हुई है पब्लिक। उसको डर लग रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं और इन्वेस्टमेंट डूब गया तो क्या होगा। तो ऐसे केस में किसको सामने आना चाहिए? गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसकी सलाह मानी और अपनी तरफ से वेरियस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। लोगों ने जब ये देखा कि गवर्नमेंट पैसा लगा रही है ना, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि चलो गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, मतलब ये अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, तो ही गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, तो हम भी पैसा लगाएंगे। तो धीरे धीरे इकोनॉमी क्या होने लगी? रिवाइव करने लगी। तो ये जेएम केन्स का बहुत बड़ा योगदान है 1921 के द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। कैसा साइंस है ये? पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। मतलब यहाँ पर पॉलिसी डेवलप की जाती है और यहाँ पर उस हिसाब से सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, generate employment, control of inflation and depression। तो यहाँ पर हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस नजरिए से देखा जाता है? पॉलिसी के थ्रू, है ना? तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आता है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रॉब्लम हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रॉब्लम हो, इन्फ्लेशन या डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है? पॉलिसी प्रोवाइड की जाती है और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे अभी अभी मैंने आपको जेएम केन्स की पॉलिसी के बारे में बताया था कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। तो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। तो कितने पॉइंट हो गए? टोटल 8 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 1 स्टडी ऑफ एग्रीगेट, पॉइंट नंबर 2 इनकम थियरी, पॉइंट नंबर 3 जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, पॉइंट नंबर 4 इंटरडिपेंडेंस, पॉइंट नंबर 5 लंपिंग मेथड, 6 ग्रोथ मॉडल, 7 जनरल प्राइस लेवल एंड 8 पॉलिसी ओरिएंटेड। ये हमने फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी को फिनिश किया।
ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। क्या देख रहे हैं हम लोग? इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। इंपॉर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे काम करता है? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस gives an idea of the functioning of an economic system। एक इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, इसका आइडिया हमें कौन देता है? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, है कि? एग्जाम्पल, जब आप बर्ड आई व्यू मतलब किसी चीज को उसके पूरे स्वरूप में देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं, तब एग्जैक्टली आपको पता चलता है कि हो क्या रहा है कि नहीं? मैं एक आपको ऐसा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी देखो 15 अगस्त आएगा, तो आपने देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं, ह्यूमंस इंडिया का मैप बनाते हैं। देखा होगा आप, इंडिया का जो मैप होता है ना, उसका बॉर्डर्स का टाइप में क्या करते हैं, मैप बनाते हैं। अभी आप ऐसा समझो कि इंडिया का मैप बनाना है किसके थ्रू? ह्यूमन चेन के थ्रू, ठीक है ना? तो जब तक आप उसको ऊपर से देखोगे नहीं कि वो दिख कैसा रहा है, तब तक आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। या आपको एक बहुत बड़ा क्या बनाना है, रंगोली बनाना है या ड्राइंग बनाना है कि नहीं? बहुत ही लार्ज पिक्चर में होना चाहिए। तो उसके लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा? ऊपर से देखना पड़ेगा, मतलब मैक्रो लेवल से चेक करना पड़ेगा। अगर आप नीचे रह करके वो ड्राइंग बनाओगे ना, तो वो परफेक्ट बनने वाला नहीं। समझा? तो यहाँ पर भी ऐसी ही चीज है, जब आपको ओवरऑल इकोनॉमिक एनालिसिस करना है पूरा का पूरा, तो आपको इसमें हेल्प कौन करेगा? मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है? वही लिखा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये कैसे काम करता है, ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक ही बता सकता है। It helps us to understand the behavior pattern of aggregative variables in a large and complex economic system। तो अगर कोई लार्ज और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, तो वहां पर एग्रीगेटिव वेरिएबल जो है, मतलब इन टोटल सबका, पूरे मार्केट का बिहेवियर एक साथ कैसे चल रहा है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। और इसमें इसको समझने में मदद कौन करता है? हमारी मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है? नंबर 2, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव, चेंजेस, ठीक है? तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जो आते हैं, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन ज्यादातर आप किसके बारे में बात करते हैं? आप इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, आउटपुट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन इनकम। इनकम के फ्लक्चुएशन में क्या कॉजेज हैं, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम और रिड्यूस देम सिवियरिटी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बताया कि मैक्रो इकोनॉमी का अगर आप स्टडी करते हो, तो आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो कि क्या आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम और रिड्यूस देयर सिवियरिटी। सिवियरिटी मतलब कितना वो गहन है, उसका कितना आघात हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मदद देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज रिसेशन चल रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो इन्फ्लेशन होने की वजह से क्या होता है, लोगों का परचेसिंग पावर कम हो जाता है, और फिर धीरे धीरे हमको क्या देखने को मिलता है, मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा है, पॉवर्टी बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट इसको क्या करती है, आप इसमें बैंकिंग फंक्शन में देखेंगे, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर देती है, ताकि लोग क्या ले सकें, लोन ले सकें। अभी अगर लोग लोन लेंगे, तो लोन लेके क्या करेंगे, कोई ना कोई बिजनेस सेटअप करेंगे, है ना? और न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, लोगों को जॉब मिलेगा। जॉब मिलेगा तो इनकम डेवलप होगा, इनकम डेवलप होगा तो परचेसिंग पावर आएगा, परचेसिंग पावर आएगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगा, और ऐसे ही चेन मूव करने लगेगा, ये साइकिल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मार्केट में जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, उसको कंट्रोल करना है, तो हम लोग यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक का हेल्प लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, नेशनल इनकम।
Study of macroeconomics has brought forward the immense importance of the study of national and social account. ठीक है, क्या बात किया इन्होंने? Study of macroeconomics has brought forward the immense importance of the study of national income and social account. तो जो सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है ना, और नेशनल इनकम, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से क्या किया गया, स्टडी किया गया. किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक में. विदाउट अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी. क्योंकि देखो, हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, और जब तक आप नेशनल इनकम की बात ना करो, है ना, तब तक हम इकोनॉमी को पुश नहीं दे सकते. हमको पता ही नहीं है कि हमारा टोटल अर्निंग कितना है, नेशनल इनकम कितना है, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना. अगर हमें पता ही नहीं होगा कि वो कितना बढ़ाना है, कितने से बढ़ाना है, कितना होना चाहिए, तो ये सब का आइडिया हमें कौन देता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, फिर से एक बार रीड कर लेते हैं. स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट. तो ये जो नेशनल इनकम और सोशल अकाउंट्स है, इसका अध्ययन, इसका स्टडी, ये मैक्रो इकोनॉमिक ने उसके ऊपर बहुत एम्फसिस किया है, जोर दिया है. क्यों ऐसा जोर दिया है? क्योंकि बिना इसको स्टडी किए आप एक अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी बना सकते नहीं. ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एडवांस studies in macroeconomics help to understand the problems of developing countries such as poverty, inequalities of income and wealth. ठीक है ना, ये जो डेवलपिंग नेशन, कहीं के भी डेवलपिंग नेशन होने दो, उनका ये प्रॉब्लम होता ही है. कौन कौन से प्रॉब्लम? पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, और वेल्थ, है ना, इनकम एंड वेल्थ का इनइक्वालिटी, डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब प्रॉब्लम होता है. तो जब आप एडवांस स्टडी करते हो मैक्रो इकोनॉमिक का, तो आपको इसके भी सॉल्यूशन मिलते हैं. ठीक है, इट सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और इसमें ऐसे बहुत सारे स्टडीज है, सोल्यूशन है, जो आपको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप लेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो. आप अंडर डेवलप इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमी में जा सकते हो, डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक के सोल्यूशंस को फॉलो करते हो. तो ये हमें बहुत हेल्प करता है इन प्रॉब्लम्स को स्टडी करने में. ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, कोई इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है, वो अगर आपको स्टडी करना है तो फिर से किसका हेल्प लेना पड़ेगा आपको? मैक्रो इकोनॉमिक. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. अभी जब भी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी कैसी परफॉर्म कर रही है, तो हमारे पास सबसे पहला जो पैरामीटर होता है ना, वो क्या होता है? नेशनल इनकम. अगर किसी कंट्री का नेशनल इनकम अच्छा है, ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स उनकी इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है. ठीक है, तो ये फर्स्ट पैरामीटर है. ओवर टाइम, बाय कंपेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन पीरियड विद दैट ऑफ द अदर पीरियड. मतलब हम एक पीरियड ले लेंगे, फॉर एग्जांपल पिछले 10 साल, ठीक है ना, हम कंपेयर करेंगे 2001 से 2010 का एक पीरियड, उसको हम कंपेयर करेंगे 2011 टू 2020. मतलब पिछला जो 10 साल था और अभी का 10 साल, उसमें कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, ऐसा एक कंपैरेटिव एनालिसिस हम कर सकते हैं. ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमी की हेल्प से हम इसको बेटर तरीके से स्टडी कर सकते हैं. स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल. जो मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल है, मैक्रो इकोनॉमिक मतलब एग्रीगेट वेरिएबल, ठीक है ना, उसका हम स्टडी कर सकते हैं. टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट. मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमिक. तो ये कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल बता दिया आपको. इसका स्टडी जब आप करोगे तो ही आप ओवरऑल इकोनॉमी को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, उसके वर्किंग को समझ सकते हो, और किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो. तो इसमें हमें मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है. लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार.
Macroeconomics helps to analyze the general level of employment and output in the economy. अभी देखो ये दो अलग अलग चीज है, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। जितने लोगों को रोजगार मिला है, क्या वो उस ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं कि हमारा आउटपुट भी इंक्रीज हो, कि सिर्फ दिखने के लिए आपने उनको जॉब पे रख लिया है कि नहीं? जैसे एम्प्लॉयमेंट आप प्रोवाइड करें तो कहीं ये डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है कि दिख रहे हैं लोग काम कर रहे हैं लेकिन उतना आउटपुट आ रहा नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमको दोनों कंपेयर करना पड़ता है, एक तो एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को जॉब पे रखा है, और दूसरा प्रोडक्टिविटी कितना आउटपुट हमको मिला है। ठीक है, तो इसका स्टडी करना है तो कौन हेल्प करेगा? हमारा मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जो जनरल लेवल का एम्प्लॉयमेंट है और आउटपुट है उसको समझने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो यहां पर हमने फिनिश किया। इंपॉर्टेंस एक बार फिर से क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था? देखो इंपॉर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। सेकंड, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। थर्ड, नेशनल इनकम। फोर्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिफ्थ, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। सिक्स्थ, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। एंड सेवेंथ, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर के अंदर है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन, कौन सा? माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको आपको 5 टाइम्स लिखना है, बाय हार्ट करना है, कि शॉर्ट है। ठीक है, कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही। और एक बार आपने डेफिनेशन और सारे पॉइंट्स को बाय हार्ट कर लिया तो ये आपको शॉर्ट नोट में भी काम आ जाएगा, लॉन्ग आंसर में भी काम आ जाएगा, और डिस्टिंग्विश तो है ही है। बराबर है, तो हम लोग फटाफट यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो मेरे साथ में आप टेक्स्ट बुक में मार्किंग कर लो। तो पहला देखो मीनिंग लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। तो आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, अच्छा हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? आप जब इसको बाय हार्ट कर लोगे ना तो सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो आपको क्विकली याद दिलाने में मदद करेंगे, है ना। एग्जाम के टाइम पर इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपको पूरा का पूरा डिस्टिंग्विश फिर से बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, एक क्विक रिवीजन काफी है। और जब आप ये पॉइंट्स सिर्फ क्या करते हो, देख लेते हो, तो तुरंत आपको पूरा डिस्टिंग्विश क्या हो जाता है, याद आ जाता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल यूनिट है, और यहाँ पर हम क्या स्टडी करते हैं? एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमिक एज अ होल। यहाँ पर हम लोग एग्रीगेट का स्टडी करते हैं, किसमें? मैक्रो। टूल्स, कौन से टूल यूज होते हैं? तो यहाँ पर इंडिविजुअल टूल्स जो है ना, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, उसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर एग्रीगेट का। बराबर। स्कोप, क्या स्कोप है? डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर, ये सब हमारा स्कोप है। मतलब ये एरियाज को हम कवर करते हैं इसके अंदर जब हम माइक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड स्टडी करते हैं। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड स्टडी करते हैं तो हम कौन से एरिया कवर करते हैं? नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मनी, है ना। तो यहाँ पर एग्रीगेट जो वेरिएबल्स हैं उसका स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक में किया जाता है। इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस था? तो इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हमने देखे, प्राइस डिटर्मिनेशन मॉडल बिल्डिंग, फिर बिजनेस डिसीजंस वगैरह, इसमें इसका इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा उसके 3-4 पॉइंट्स आप इसमें पुट कर सकते हो। ठीक है, थियरी, थियरी कौन सी यूज हो रही है इसमें? प्राइसिंग थियरी यूज होती है, और यहाँ पर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी यूज हो रही है। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, यहाँ पर नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। और क्या ऐड कर सकते हैं आप? मेथड एक यूज कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक में कौन सा मेथड था? स्लाइसिंग मेथड। और मैक्रो इकोनॉमिक में कौन सा मेथड था? लंपिंग मेथड, है ना। तो ऐसे भी कुछ पॉइंट है जो आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, डिस्टिंग्विश, मतलब इस पॉइंट्स को और आप इंक्रीज कर सकते हो। बराबर है, तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है? ओवर हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, ओके, और पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन कीजिए।